लक्ष्मीकांत के अलावे कोई भी बुक्स नहीं पढ़नी है, ठीक है ना, ये आपको देखना है। लक्ष्मीकांत जो है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है। इसमें चैप्टर कितना है? 80, राइट, मतलब आपने पढ़ा है। बहुत सारा क्या होता है, तो 80 चैप्टर्स में से आपको हम बताएंगे कि कौन सा चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। चैप्टर जो है ओपन है, अब चैप्टर के हिसाब से आपको हम बताते जाएंगे कौन सा चैप्टर जो है किसके लिए जरूरी है। तो जो लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी, और बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी। और इसको हम लोग डिवाइड करेंगे ए और बी में, ठीक है। ए का मतलब है कि बिल्कुल पढ़ना ही पढ़ना है, बी आपको समय मिले तो पढ़ना, अदरवाइज उसको छोड़ सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि जो सिलेक्टिव चैप्टर्स है उस पर आपको फोकस करना है। एक एक करके आपको चैप्टर वाइज जो है आप लोग या तो नोट कर लीजिएगा या चैप्टर नंबर लिख लीजिएगा तो भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। देखिए पहला चैप्टर जो है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का है, नहीं पढ़ना है। संविधान का निर्माण नहीं पढ़ना है, ठीक है। विशेषताएं जो है वो भी आपको नहीं पढ़ना है। इसमें हम देखते हैं कि पढ़ना क्या है, ठीक है। ओके, प्रियम्बल जो है वो पढ़ना है, ठीक है। और ये यूपीएससी के लिए भी और बीपीएससी के लिए भी, दोनों में देखेंगे। वो एक क्वेश्चन की जो है प्रोबेबिलिटी 100% हमेशा इसमें रहती है, ठीक है। तो आपको इसको करना है। आप देखेंगे पांचवा जो इसका चैप्टर है संघ एवं इसका क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी जो है उसको नहीं पढ़ना है, ठीक है। आपको आगे ले चलते हैं। नागरिकता को आप जो है से इसको रख सकते हैं बी कैटेगरी में, ठीक है ना। क्योंकि आप बोलेंगे कि फिर पहले वाले को आपने नहीं बताया, तो पहले वाला भी आपको खोल देते हैं। पहले वाले में इसमें कुछ नहीं देखना है। सेकेंड वाले में नागरिकता को बी, संविधान का ये जो है ना लिखते जाइएगा। ए कैटेगरी में इसको डालना है यूपीएससी, बीपीएससी या जो भी पीसीएस है सभी के लिए यह आपको चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। संविधान की प्रस्तावना ये जो है वह है बी कैटेगरी में। टाइम मिले तो पढ़ना है, नहीं मिले तो नहीं पढ़ना है। और सभी में, दोनों में, ये मूल अधिकार जो है ये है ए में, ठीक है। ए कैटेगरी में आपका इसको रखे हैं, बी कैटेगरी में इसको रखे हैं। यानी फंडामेंटल राइट्स जो है वो ए कैटेगरी में रखा गया है, जिसमें कि यूपीएससी सहित बीपीएससी सभी पीसीएस में पूछा जाएगा। 2 क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है दोनों ही सेक्शन में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं चैप्टर की तरफ। राज्य के नीति निदेशक तत्व, ओके, ये है ए कैटेगरी में। इसमें से आपको दोनों ही यूपीएससी बीपीएससी दोनों के लिए पढ़ना है। इसमें 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मेंस में तो 100% आता है। फंडामेंटल जो ड्यूटीज है वो ए कैटेगरी में ही है। इसमें से भी एक क्वेश्चन कभी आएगा कभी नहीं भी आ सकता है, ठीक है। सो इसको पढ़ना है, इसको पढ़ना है। संविधान संशोधन भी ए कैटेगरी में, ओके। और यूपीएससी बीपीएससी दोनों ही एग्जाम के लिए। नोट डाउन हो गया। संविधान की मूल संरचना नहीं पढ़नी है। अब जाते हैं सरकार की सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में संसदीय व्यवस्था, ये कैटेगरी में, मतलब पार्लियामेंट को आपको पढ़ना है, ठीक है। केंद्र राज्य समेत छोड़ दीजिए, बाकी सब छोड़ दीजिए। ये यूपीएससी बीपीएससी दोनों के लिए, ओके, डन। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति एक कैटेगरी में है और दोनों में ही, बोथ, सभी पीसीएस से पूछा जाएगा। और इसमें भी जो है 2 क्वेश्चन मिनिमम एवरी ईयर पूछा जाता है। उपराष्ट्रपति बी कैटेगरी में है, हालांकि यह भी इंपॉर्टेंट है, दोनों ही एग्जाम के लिए आपको इसको पढ़ना है। प्रधानमंत्री, इसको ए कैटेगरी में नहीं बी कैटेगरी में रखेंगे, इसको पढ़ना है। यानी इस चैप्टर में अगर देखेंगे तो राष्ट्रपति सबसे इंपॉर्टेंट है, उपराष्ट्रपति थोड़ा कम है, और प्रधानमंत्री अगर पढ़ने का टाइम है तो पढ़िए, तो छोड़ सकते हैं।
ये जो पार्लियामेंट है वो भी इंपॉर्टेंट है, बोथ सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और यहां से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। बाद में आपको फिर हम क्लियर करा देंगे कि जहां हम 2-2 बोल रहे हैं, आपने हमको बोला था कि 10 क्वेश्चन पूछेगा, 2-2 करेंगे तो 20-25 हो जाएगा, बट मैक्सिमम है वो मैं आपको बता दूंगा कि फिर इसमें से भी आप छोड़ के कहां पे जाएंगे, आपको इजिली जो है मिलता रहेगा। ठीक है, समितियां छोड़ दीजिए, सब कुछ छोड़ दीजिए, अब सीधे जो है उच्चतम न्यायालय पे आ जाइए। ठीक है, इसको छोड़िए, आगे आइए, केवल और केवल जो है आपको सुप्रीम कोर्ट पढ़ना है, और ये भी जो है ये कैटेगरी में है। ठीक है ना, यूपीएससी एंड बीपीएससी से क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। ओके, इसमें जितना भी है जो दिख रहा है, ठीक है ना, तुमसे होता है, मेरे से नहीं होता है। हाँ, पहचान गया है, इसको स्किप करना है। ठीक है, कुछ नहीं पढ़ना है इसमें से, थोड़ा इजी हो गया आप लोग के लिए, बिल्कुल छोड़ देना है। अब इसमें से केवल और केवल पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है ना। और ये भी एक कैटेगरी का है, दोनों ही एग्जाम में पूछा जाता है। बाकी सारे के सारे चैप्टर जो है आपको स्किप करना है, कहीं कुछ नहीं पढ़ना है। इसमें जो है आपको ध्यान रखना है, ये निर्वाचन आयोग से कभी कभी आता है, कभी कभी नहीं आता है, लोक सेवा आयोग से कभी कभी आता है, कभी कभी नहीं आता है। ठीक है, राज्य लोक सेवा आयोग तो कभी नहीं पढ़ना है, बट यहां पे जो है फाइनेंस कमीशन एक कैटेगरी में 2 टिक, सिंगल टिक, मतलब बी कैटेगरी में। ओके, बाकी नीचे का जो दिख रहा है गुड्स एंड सर्विसेज, आप इकोनॉमिक्स में ही पढ़ते होंगे, अगर टाइम हो तो पढ़ सकते हैं। जीएसटी ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, नोट डाउन हो गया। इसमें ये जो है कैग, और दोनों ही एग्जाम में 1 क्वेश्चन, इससे भी जो है इसको बी कैटेगरी में डालिए, चूंकि है आपको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, बट इससे बहुत क्वेश्चन हमेशा आता नहीं है, कभी एक क्वेश्चन आएगा, कभी नहीं भी आ सकता है। राज्य के महाधिवक्ता जो है एजी साहब, बिल्कुल नहीं छोड़ दीजिएगा। नीति आयोग जो है बी कैटेगरी में हम डाल रहे हैं, पढ़ना हो पढ़े, ना पढ़ना छोड़ सकते हैं। क्लियर है? इसमें से कुछ नहीं पढ़ना है। केंद्रीय अन्वेषण, सीबीआई, लोकपाल, ये सब कुछ नहीं पढ़ना, राष्ट्रीय अन्वेषण सब छोड़ दीजिए। जो भी है इसमें आपको दिख रहा है, कुछ भी नहीं पढ़ना है, आगे बढ़ते जाइए। पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह आप लोग ऑलरेडी आप जानते होंगे, इसके बारे में भी कुछ नहीं पढ़ना है। चुनाव सुधार वगैरह, इसके बारे में कुछ नहीं, चुनाव, गठबंधन सरकार, दल परिवर्तन, कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, विदेश नीति, राष्ट्रीय एकता, दबाव समूह, कुछ भी नहीं पढ़ना है। कुछ चीजें जो है छूट गई है, जैसे अनुसूचियां, जिसको क्या कहते हैं शेड्यूल, ये पढ़ना है हर साल। बीपीएससी में एक क्वेश्चन 100%, यूपीएससी में 1 से 2 क्वेश्चन, ये कहीं पे दिखी नहीं है, इसलिए इसको आप लोग पढ़ दीजिएगा। एक ये हो गया। उसके अलावा आप देखेंगे तो आपका और एक छूट रहा है, वो है संविधान संशोधन। आ गया है? चलिए, तो ठीक है, लिख ही लीजिए अमेंडमेंट वगैरह। तो ये केवल और केवल पढ़ना है, इसके अलावा आप लोगों को कुछ भी चैप्टर नहीं पढ़ना है। कुल मिला के ए कैटेगरी में जो चैप्टर है वो 12 से 13 है, बी कैटेगरी में लगभग जो है 8 से 10 है। ठीक है, तो टोटल जो है ए कैटेगरी को ही टारगेट करना है। जो हमारे पास समय है 5 दिन में आपको पॉलिटी का रिवीजन करना है, और 5 दिन में पॉलिटी के रिवीजन के लिए जो चैप्टर हमने बताया है उसी को करना है। जैसे आप देखेंगे, प्रियम्बल से 1 क्वेश्चन की संभावना है, फंडामेंटल राइट से 2 क्वेश्चन आ सकता है, फंडामेंटल ड्यूटी से 1 क्वेश्चन की संभावना है,
डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट से 1 से 2 क्वेश्चन आने की संभावना है, प्रेसिडेंट से 2 क्वेश्चन, वाइस प्रेसिडेंट से आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, गवर्नर से जो है आपका 1 क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी, सुप्रीम कोर्ट से 1 क्वेश्चन आ सकती है, अनुसूचियां शेड्यूल से 2 क्वेश्चन तक हो सकता है, 1 से 2 क्वेश्चन वहां से, संविधान संशोधन से 1 से 2 क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी, पंचायती राज से 2 क्वेश्चन फिक्स है। ठीक है, इतने ही चैप्टर आप लोग को पढ़ना है। कैग से कभी आएगा कभी नहीं आएगा, महान्यायवादी से कभी आएगा कभी नहीं आ सकता है, सुप्रीम कोर्ट से भी ऐसे ही कभी आएगा कभी नहीं आएगा, पार्लियामेंट से 1 क्वेश्चन आएगा। मुझे लगता है कि ये पूरे के पूरे 80 चैप्टर में से अगर देखेंगे तो 12 से 15 चैप्टर ही पढ़ना है, यानी कि पूरे बुक्स को अगर देखेंगे तो कितना परसेंट हो गया, 20%। तो इतनी मोटी बुक्स है, 20 से 25% में आपका पूरा का पूरा कवर हो जाता है पॉलिटी का। अब पॉलिटी को पढ़ने के लिए जो सबसे बड़ी समस्या आप लोगों के सामने है कि आर्टिकल को कैसे याद करें, क्योंकि आर्टिकल ही ऐसा है जिसको याद करना बड़ा टफ होता है। जिस भी मीडियम के हो, हिंदी वाले हिंदी में, इंग्लिश वाले इंग्लिश में, कुछ आर्टिकल को याद करने का जो फॉर्मूला हमने तैयार किया है और स्टूडेंट लैब का ही तैयार किया हुआ है, वो आप लोगों को हम बताएंगे, समझाएंगे। आर्टिकल से आप लोग मिलान कर लीजिएगा तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से आर्टिकल को याद किया जाए, और उस आर्टिकल को बुक्स में जो चैप्टर है उसी के सामने लिख देना है। ओके, जैसे मान लेते हैं कि आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट का देखेंगे तो उसका है वाक सभी परलोक कुभा नासी दुपे स्पिरसा। ये हो गया संस्कृत का एक छोटा सा श्लोक जिसमें सब आर्टिकल समावेश है। ठीक है, उसी तरह से उपराष्ट्रपति का है तो उसको सिंपल है उस रानी कानक। प्रेसिडेंट का है प्रेपा नितका पियोस्पम कम्बी छवि। गवर्नर का है ग से है स्टार्ट, गपानी का योसक आचवी कैब। ठीक है, उसी तरह से फंडामेंटल ड्यूटीज का है स्पत हनिपडे। इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, तो जो मीडियम वाले अपने हिसाब से उसको कर सकते हैं। तो कुछ हमने फार्मूला अपने समय बनाया था, जो फार्मूला आप लोगों को आज परोस रहे हैं, जिसको खाना है आप लोगों को। उसका तरीका यही है कि बार बार रिवीजन करना है, उसको अपने स्टडी रूम के सामने रखेंगे और जितना बार ज्यादा पंडित की तरह और मेढक की तरह जितना बार बोलेंगे उतना जल्दी याद हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम जब मैं क्लास लेने आऊंगा तो आप लोगों से मैं पूछूंगा, किसी को भी रैंडम उठा के मुझे फॉर्मूला बताइए। अच्छा, इसको याद करने का तरीका ये नहीं कि खुद से ही याद करते रहें, अपने फ्रेंड सर्किल में भी बोलना है कि चलो इसका बताओ फॉर्मूला, या 5 फॉर्मूला 6 फॉर्मूला 7 फॉर्मूला हमने बनाया इसका। ये फॉर्मूला जो है जितना ज्यादा शेयर करेंगे उतना आपको याद होगा, सामने वाला को याद हो ना हो। आप हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे तो हर चीज को जो है उल्टा बोलते थे। ठीक है, उल्टा बोलने की आदत हो गई थी, अब माइंड उससे जो है डेवलप होता है। उल्टा बोलना है उससे जो है सेऊ ऐसा करके, तो हम लोग आपस में समझते थे 4-5 लोग जो हम लोग बोलते थे। तो ये सब प्रैक्टिस है, जिसको जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा आपको इजीली होगा। ठीक है, तो चलिए कुछ फार्मूला आप लोगों को हम बता देते हैं, जिससे कि आगे आने वाले समय में आप लोगों को फार्मूला जो है आप समझ पाएंगे। सब लोगों को दिख रहा है? जो मैं बोल रहा था वही है। नहीं दिख रहा है, इसको हम फिर से रिपीट करके आपको लिख देते हैं। ठीक है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अच्छा, चलिए हम आपको उसका भी सॉल्यूशन मेरे पास है। ठीक है, अब दिख रहा है कि अभी भी नहीं दिख रहा है? हाँ, बात सभी अभी ही याद करके जाना है। बात सभी परलोप कुभा। ठीक है, नासी दुपोवय स्पिरसा। नासी दुपोवय। अच्छा, अभी दिख जाएगा। ठीक है, किनको नहीं दिख रहा है? क्यों नहीं दिख रहा है?
अच्छा कोई नहीं, आप लोग जो है ना इसको YouTube पे देख लीजिएगा वीडियो, वहां पे क्या करना है, हम हट जाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है अपने मोबाइल में, ठीक है। जैसे आप वीडियो देखेंगे ना तो इसका स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है और स्क्रीनशॉट से आपको याद कर लेना है। क्लियर है? या फिर ये जो है अभी हमारे ऑफिशियल फेसबुक पेज पे लाइव हो रहा है, तो फेसबुक पेज से भी अगर देखिएगा, उसके बाद जो है इसको कर लीजिएगा। अब इसको डिफाइन कर देते हैं, बहुत इजी है। आप सभी जानते हैं कि राज्य के नीति का तत्व जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट संविधान के किस आर्टिकल से स्टार्ट होता है? 36 से स्टार्ट होता है, लेकिन 36 में किसकी चर्चा की गई है? राज्य के बारे में ना। तो अभी हम क्या करेंगे कि 37 से यहां स्टार्ट करेंगे। 36 सबको अंडरस्टैंडिंग है कि क्या है 36 में, 37 से स्टार्ट करेंगे। और आर्टिकल जो है इस जब भी ब्रेक हो रहा है, ब्रेक का मतलब है कि आने वाला जो आर्टिकल है उसमें क जोड़ देना है। देखिए इसमें दिख रहा है ना वाक सभी, यानी कि 100 वाला आर्टिकल में इसमें हमको जोड़ देना है क, कु वाला में जोड़ देना है जो भी आर्टिकल आएगा, बै वाला में जोड़ देना है और लास्ट वाला में नहीं जोड़ाएगा। ठीक है, अब आगे आपको डिफाइन करता हूं एक एक करके। बा का मतलब है बाध्य नहीं किया जा सकता है। क्या चीज के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है? राज के निषेध तत्वों को अक्षरशः या किसी भी रूप में राज पे कोई नहीं दबाव बना सकता है, कह सकता है कि इसको आप करिए ही। ठीक है ना, ये राज का जैसे नागरिकों का कर्तव्य है, उसी तरह से कर्तव्य बताया गया है कि राज को एक वेलफेयर स्टेट को कैसे कैसे क्या क्या काम करना चाहिए, उसके मार्गदर्शक सिद्धांत समझ सकते हैं। उसको बाध्य नहीं किया जा सकता है कि इसको करिए। कोई भी सुप्रीम कोर्ट में जाकर चैलेंज नहीं कर सकता है कि आप इसको करवाइए। क्लियर है? तो ये बाध्य नहीं किया जा सकता है। बा क का मतलब होता है इसमें कल्याणकारी वेलफेयर स्टेट की चर्चा की गई। तो ये आर्टिकल आ जाएगा 37, 38 में कल्याणकारी। स का मतलब है समान कार्य के लिए समान वेतन। इसमें डिटेल बहुत दिया हुआ है। स का मतलब समान कार्य के लिए समान वेतन, जिसमें कि महिलाओं और पुरुषों के बीच में कोई भी भेद नहीं कर सकते हैं। उसमें अच्छी व्यवस्था करनी है। महिला जहां काम करेगी उनके लिए बाकी व्यवस्था, बच्चे अगर रखने के लिए सभी तमाम तरह की चीजों की चर्चा उसमें की गई है। अब हमने बताया था कि जैसे ही समान कार्य के लिए समान वेतन की चर्चा आर्टिकल 39 में है, तो क लगा देना है 39 के। क जब भी लास्ट आएगा किसी वर्ड का, तो इसमें विधिक सहायता है। जो लोग गरीब हैं जिनको सहायता देनी है, विधिक सहायता की जानकारी 39 के क में दी गई है। एक पहला सेगमेंट पूरा हुआ। अब चलते हैं पल्लो प्रकुभा की तरफ। प का मतलब प आंसर है, मतलब पंचायती राज जो है कैसा होगा, क्या होगा, ये इसकी चर्चा जो है वो आर्टिकल 40 में। ठीक है, लोक सहायता, गरीब है, वृद्ध है, कमजोर है, उनकी लोक सहायता की चर्चा जो है 41 में की गई है। उसी तरह से प्रसूति सहायता महिलाओं के लिए, वो सब की चर्चा जो है वो 42 में की गई है। और कुटीर उद्योग, गांधी जी का जो था गांव स्वराज के तहत जो कुटीर उद्योग होनी चाहिए उसके लिए सहायता जो स्टेट करेगी, उनके थॉट्स को लेते हुए कुटीर उद्योग की चर्चा, और राज्य को इसमें सपोर्ट करना है, उसको लगवाना है, करना है, सबकी चर्चा 43 में है। अगेन जो है आपको अगला क्या होगा, 43 के क याद कर लेना है, क्योंकि वो कुभा। अब क्या है, इसमें भागीदारी है, कुटीर उद्योग। तो याद रखना है कि कोई भी ट्रेड यूनियन से संबंधित या कोई भी कानून, लेबर कानून बनेंगे तो लेबर या उसकी भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। कोई भी ट्रेड रूल वगैरह बनेंगे तो उसमें उनको सपोर्ट, उनका लेना है कंसेंट और तब बनाना है। ये स्टेट को, ऐसा नहीं कि मनमानी तरीके से ब्रिटिश काल में हो रहा था जो भी रूल है बना रहे हैं, वो नहीं है। ये चर्चा जो है 43 के क में की गई है। ठीक है, अब हम चूंकि इसको याद करने के हिसाब से, ये तो होता है समान नागरिक संहिता, लेकिन हमने नागरिक संहिता के हिसाब से याद किया था। 44 सब लोग जानते हैं, कई स्टेट में इनको, कुछ स्टेट में लागू भी किया गया है, गोवा में। हाँ, तो समान नागरिक संहिता जो है इसके लिए बाध नहीं कर सकते स्टेट को भी करिए ही, इसीलिए भारत सरकार सब जगह नहीं लागू कर पाई है, स्टेट भी नहीं सब जगह लागू कर पाया। इसकी चर्चा जो है नागरिक संहिता में की गई है, 44 समान नागरिक संहिता। उसी तरह से 45 में जो है शिक्षा, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा देनी है। और राज्य को इसमें जो है पूरी तरीके से और भी बांधा गया है। और जब अमेंडमेंट हो रहा था तब मैं एग्जाम पास कर गया था, इसीलिए 45 के क जो है इसमें नहीं आया है। सबको पता है 45 के क में क्या है? संविधान संशोधन
कौन सा हुआ है? हाँ, 86वां संविधान संशोधन द्वारा राज्य के नीति तत्व के 45वें आर्टिकल में 45 के क जोड़ा गया, जिसके तहत जो है आपको 14 वर्ष के बच्चों तक को अनिवार्य। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी थी? जब हम अमेंडमेंट 86 कर रहे थे, 3 जगह भारतीय संविधान में किया गया संशोधन और ऐड किया गया। क्योंकि अगर हम किसी बच्चों को या छोटे जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारी पीढ़ी आने वाली है, या जो सिटीजन में भारत के जो नौनिहाल हैं, उनको शिक्षा दिलाना है, तो सबका काम है। तो सबका काम में है, सबसे पहले तो बच्चा का पहले राइट्स डिसाइड कर दे। तो फंडामेंटल राइट्स के 21 के ए में जो है इसको जोड़ा गया। ए पढ़िए, क पढ़िए, जो ए में जोड़ा गया और कहा गया कि आपको यह कर्तव्य है उस बच्चे, अधिकार है बच्चे का। तो इस अधिकार को फुलफिल कौन करेगा? जब अधिकार का बोध हम राज्य को भी करवाएंगे। तो राज्य को फिल किया गया तो 45 के क में, चूंकि शिक्षा का वहां 45 में दिया हुआ था, लेकिन कर्तव्य नागरिकों को, यानी हम लोगों को, अभिभावक को, वो कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज में जाके 10 के जगह 11वां ऐड किया गया। अब हम लोग कहते हैं कि हमारे जो मौलिक कर्तव्य है 11 है। तब यानी कि पहले तो राइट्स बच्चे को मिला, फिर स्टेट को कहा कि भाई आपका भी ये ड्यूटी है, और उसके बाद जो हम सभी नागरिकों को कहा कि अपने बच्चों को भी और पड़ोसी के बच्चों को भी ले जाइए। ये 3 जगह संशोधन हुआ है। ठीक है, तो ये केवल आपको इस क्रम में आपको याद रखना है कि ये भी एक हुआ था 86 संविधान संशोधन से। उसी तरीके से देखेंगे पोषण वर्ग के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में, बच्चों के न्यूट्रिशन, महिलाओं के सबके न्यूट्रिशन के बारे में चर्चा जो की गई है वह है 47 में। उसके बाद वैज्ञानिक पद्धति से खेती करवानी है, आगे जो है सो किसानों को मदद करनी है, 48 में है। फिर से याद रखिएगा कि एंड आया, वर्ड का एंड आया तो 48 के क। तो 48 का जो क है उसमें वन्य जीव संरक्षण के बारे में, और इसी के तहत जो है एक्ट बना वन्य जीवन संरक्षण के बारे में। ठीक है, और अब हम चले आते हैं 49 में स्पिरसा, मतलब जितने भी राष्ट्रीय महत्व के स्मारक है, यहाँ स्मारक याद रखना है, स से स्मारक, यानी कि स्मारक जितने भी है उनका संरक्षण करना, देखभाल करना, उसको हेरिटेज के रूप में डेवलप करना, सभी काम जो है स्टेट का इसमें 49 में जो है इसको डिफाइन किया गया। ओके, अब यहाँ प्री है, मतलब पृथक्करण, क्या चीज का? और व्यवस्थापिका। तो यहाँ शक्तियों का विभाजन और पृथकीकरण की चर्चा प्रीसा में है। और शांति 51 में, अंतर्राष्ट्रीय शांति समझौतों को बढ़ावा देना। भारत इस तरह से काम करेगी कि अंतर्राष्ट्रीय शांति समझौता जो है वो बढ़े, अंतर्राष्ट्रीय पीस, इंटरनेशनल पीस के लिए भी कंटिन्यू प्रयास करेगी। कुल मिला के ये पूरा फॉर्मूला से मुझे यह लगता है कि एक तो आर्टिकल का झंझट नहीं रहेगा, मेंस जब लिखेंगे तो आपको क्रमबद्ध से याद रहेगा। अब इसको याद करने के लिए सीधा है बात सभी परलोफ कुभार नासी दुपहर स्पिरसा, बार बार रिवाइज करना होगा तो सारे आर्टिकल आपके फिंगर टिप पे होगा। ठीक है, और कभी भी कोई मिस्टेक जो है फिल्म्स में होने की कोई चांसेस नहीं है। कहां पे क्या है, दूसरा है कि क्या क्या दिया गया है, आप केवल इसको याद रखेंगे और नीचे वाला को आप केवल लिखते चले जाइएगा बिना आर्टिकल के भी, तो आपका सारा का सारा मेंस का आंसर रेडी हो जाएगा। फिल्म्स में भी दिक्कत नहीं होगी, मेंस में भी दिक्कत नहीं होगी। सब लोग लिख लिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्या किया, थोड़ा सा बचा हुआ है, अच्छा कोई नहीं, लिखिए। समझ गया सब लोग? तो ये फॉर्मूला आप लोगों को काम आ गया, मतलब एक पेज में पूरा का पूरा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट जो है किया हुआ। तो इसको जो है आप लोगों को ठीक कर लेना है, वो आप लोगों को याद हो जाएगा। ओके, बाकी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है ना। अब इंग्लिश वाले लोग बोलेंगे कि सर खाली हिंदी में ही फॉर्मूला बनाए थे, इंग्लिश में भी फॉर्मूला है। ठीक है, ये आसान है। ये जो है 11 जो है स्पथ हनी डे, बहुत याद करना बहुत है। इसको जो हम लोग पढ़ते थे ना, स्पथ पढ़ते थे, स्पथ हनिप डे, हनिप डे, हनिप डे, हनिप डे।
4 बार बोलेंगे हनीप्टे हनीप्टे, HINPDE हो गया, EDE हो गया हनीप्टे, ठीक है। तो ये आपका हो गया इंग्लिश में। 51 क्या आया था, 11 हो गया टोटल, ठीक है। क के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक याद कर लेंगे। इसका मतलब सैल्यूट, क्या चीज का सैल्यूट करना है, हमारे झंडे, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत जो है उनका सम्मान करना हम सभी नागरिकों का कर्तव्य है। हो गया, सैल्यूट से आपको याद हो जाएगा किसको सैल्यूट करना है। उसी तरह से फ्रीडम है, किस चीज का फ्रीडम है, हाँ, जो हमारे महत्व के चीजें हैं राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित, उनको सम्मान दिल में संजोते हुए रेस्पेक्ट करना, ठीक है ना। हाँ, यस यस यस, उसकी चर्चा करते हैं। उसी तरीके से यू का मतलब है यहाँ पे यूनिटी, राष्ट्रीय एकता, अखंडता, इनकी सम्मान करना, बढ़ावा देना, इसकी हमें सब नागरिकों का कर्तव्य है। यूनिटी का है डिफेंस। डिफेंस में क्या है, जब भी जरूरत हो, हमें आपात स्थिति में आह्वान किया जाएगा तो हम लोग रेडी रहेंगे, ठीक है। ये हमारा कर्तव्य है, रक्षा के बारे में है। और वर्च्यू का मतलब है कि करुणा, हम सभी को अपने जो कमजोर हैं, गरीब है, करुणा, इनका व्यवहार, सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना, करुणा का वातावरण बने, इसके वर्च्यू की बात की गई है, ठीक है। हनीप्टे हिस्टोरिकल, हमारी जितनी भी ऐतिहासिक परंपराएं हैं उसको दिल में संजोए रखना, उसका सम्मान करना। इनका मतलब है नेचुरल इन्वायरमेंट, जितने भी हमारे वन्य जीव हैं, जितने भी हमारे प्राकृतिक संपदा हैं, उनको बचाना, उनको बढ़ाना, ये सब हमारा कर्तव्य है। और आइडियल व्यू यह है कि हम लोग जो है हमेशा ऐसे आदर्श स्थापित करेंगे जिससे कि समाज में, राष्ट्र के एकता, अखंडता में और बाकी चीजों में हमको हो सके। और प्रॉपर्टी का मतलब है जो हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है उसको नुकसान नहीं पहुंचाना है। जब मन होता है जाकर रेल को तोड़ दिए, जला दिए, ये सब जो है हमारा ड्यूटी नहीं है। हमें जितनी भी राष्ट्रीय संपत्ति, प्रॉपर्टी है, उनको संरक्षण करना, बचाना, ये हमारा ड्यूटी है, हमारा दायित्व है, हमारे कर्तव्य है। इसकी चर्चा की गई है। और डेवलपमेंट में है कि राष्ट्रीय कृषि जो है आधुनिक तरीके से करवाए जाए, आधुनिक जो भी उसमें परंपरा तरीके हैं उसको वैज्ञानिक पद्धति, वैज्ञानिक मेथड, वैज्ञानिक तरीके से किया जाए और ऐसे कार्य किया जाए कि राष्ट्र का विकास हो, इसकी चर्चा की गई है। और फिर लास्ट 11वां जो है एजुकेशन, यानी कि एजुकेशन जो है 14 वर्ष के बच्चों तक को देना हम लोगों का कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य है। क्लियर हो गया है? ये तो क्लियर है, छोटा सा है फॉर्मूला, आपको इस तरीके से याद करना है। चलिए, राष्ट्रपति जहां से 2-3 क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं, इसके तरफ बढ़ते हैं। यहां पे लिखा हुआ है, बहुत सिंपल है, इसमें जो है ना प्रे पा नी त का एक हुआ, पियोस्कम, कम्बी छवि, आर्टिकल के हिसाब से आपको याद रखना है कि पहला जो है 2 प्रेपानितिका और पियोस्कम, ठीक है ना, ये कंटिन्यूटी में जाएगा। प्रेपानितिका और पियोस्कम जो है वो कंटिन्यूटी में जाएगा। कम्बी छवि जो है उसके बीच में उपराष्ट्रपति जी आ जाते हैं, इसीलिए उसका कंटिन्यूटी जो है वो 70 से स्टार्ट होगा। तो आप सब जानते हैं कि कहां पे चर्चा की गई है, 51 तक तो हम लोग पहुंच गए थे, मौलिक कर्तव्य तक, तो 52 से ये स्टार्ट होगा राष्ट्रपति का। क्लियर? तो 52 से आगे हम बढ़ेंगे तो राष्ट्रपति की तरफ बढ़ेंगे। और प्रे का मतलब होता है प्रेसिडेंट, ठीक है, मतलब भारत में एक राष्ट्रपति होंगे। इसकी चर्चा जो है भारतीय संविधान के आर्टिकल 52 में किया गया है, ठीक है। उसी तरीके से पा का मतलब है पावर, ये डिफाइन नीचे भी किया हुआ है। तो यहां क्या है कि राष्ट्रपति के कार्य और शक्ति के बारे में अगर जानना हो, क्योंकि कार्य है अपॉइंटमेंट से लेकर वो राष्ट्रीय तीनों सेनाओं के अध्यक्ष होते हैं, किसको अपॉइंट करते हैं, बाकी पावर वगैरह की चर्चा 53 में की गई है। अब इनके नियुक्ति जो है कैसे होता है,
एकल संक्रमणीय मत प्रणाली और दोनों लोग पाठ और विधानमंडल, ठीक है ना। तो इसकी जो है वो नियुक्ति जो है कैसे होती है, इसकी चर्चा नीचे से कट गया है। ये नी का मतलब नियुक्ति है, ठीक है ना। ये दिख रहा है, ओह यस। नियुक्ति जो है वो 54 में है, 55 में है तरीके, जो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली कहते हैं, विधानमंडल और दोनों सदन जो है इसमें भाग लेती है, उसके तरीके कैसे होंगे वो 55 में आपको पढ़ना पड़ेगा। क्लियर है। उसके बाद कार्यकाल कितने दिन का, इसकी चर्चा, कार्यकाल की चर्चा जो है 56 में है। उनकी पुनः नियुक्ति हो सकती है, यानी कि फिर से वो रीइलेक्टेड हो सकते हैं। इसकी चर्चा भारतीय संविधान के 57 में है। उनकी योग्यताएं क्या होगी वो 58 में दी गई है, और शर्तें क्या क्या होगी कि क्या क्या कंडीशंस होगा, ऐसा नहीं हो वैसा नहीं हो, मतलब दिवालिया ना हो वगैरह वगैरह जो भी है, वो जो है आपकी शर्तें उसमें लिखी गई है। शपथ की चर्चा जो है वो 60 में की गई है। यहाँ क का मतलब कसम हमने याद करने के लिए किया था, भारतीय संविधान में कहीं भी कसम की चर्चा नहीं, ओथ और शपथ की चर्चा है, इसीलिए आपको क का मतलब कसम मन में रहेगा, लेकिन यहाँ पे शपथ याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ये 60 में है, और 61 में है महाभियोग, उन पे चलाया जा सकता है। वो सब आप लोगों ने पढ़ा होगा, किस कंडीशन में कैसे चलाया जाएगा, कहां से क्रिएट होगा वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये 61, 52 to 61 जो है, इसमें आपका प्रेपा नीतिका पियोसकम में पूरी चीजें आपकी आ जाती है, ठीक है। अब चलते हैं कम्बी छवि, यानी कि राष्ट्रपति के बारे में कुछ डिटेल्स जो है आगे भी दी गई है, यानी कंटीजेंसी, आपात की स्थिति में क्या उनको डिसीजन करना है, यह व्यक्तिगत उनको राइट्स जो है 70 में है। विवाद की स्थिति में उनको क्या करना है 71 में है। और फिर क्षमादान जो है, क्षमादान के बारे में जानते हैं 72, यह बार बार क्वेश्चन आता है। और जब भी कार्यपालिका शक्ति के विस्तार की बात आएगी, विस्तार भी का मतलब, तब ये काम जो है वो राष्ट्रपति करेंगे 73 आर्टिकल के तहत। ये पूरा का पूरा प्रेपा नीतिका पियोसकम कम्बी छवि, जिसके तहत पूरी राष्ट्रपति का आर्टिकल इसमें आपका आ जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद करना है। अगर आपने प्रेपा नीतिका पियोसकम कम्बी छवि आपको याद हो गया, तो गवर्नर वाला में भी गपा निकायोसक आचवी कह अपने आप याद हो जाएगा, क्योंकि इसी का वर्ड से मिलता जुलता वहां पे है। तो कहीं भी याद करने का चक्कर नहीं रहेगा। प्रेसिडेंट पावर, नियुक्ति, तरीका, कार्यकाल, पुनः नियुक्ति, योग्यता, शपथ, यानी कि शर्तें, उसके बाद सब, अब महाभियोग, उसका कंटीजेंसी, विवाद, समाधान एंड विस्तारवाद, विस्तार के लिए जो भी उसकी चीजें होगी उसमें दी गई होगी। बेयर एक्ट आप लोग पढ़ते होंगे, ये हम लोग चलते हैं। अब अभी तक जो है हम लोग यहां पे थे, दिख रहा है ना। अब उपराष्ट्रपति की तरफ चलते हैं, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है ना। अब वाइस प्रेसिडेंट की तरफ हम चलते हैं। बहुत सिंपल है। उस रानी कानक, उसकी रानी जो है वो कानी है, ठीक है, मतलब एक आंख से कानी है। उस रानी कानक सिंपल, कुछ नहीं है इसमें, सो सिंपल, ठीक है। और हमने यहां शुरू करेंगे उपराष्ट्रपति की चर्चा 63 से स्टार्ट होता है। उ का मतलब उपराष्ट्रपति, स का मतलब सभापति, क्या चीज का, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ठीक है ना। इसकी चर्चा जो है वो 64 में की गई है। और जब राष्ट्रपति नहीं रहेंगे तो राष्ट्रपति के रूप में वह काम करेगा 65 में, और उनके नियुक्ति का तरीका जो है वो कैसे होगा वो 66 में है। और कार्यकाल कितने साल का होता है इनका, कुछ डिसाइड कैसे नहीं है? अरे राज्यसभा का कार्यकाल के हिसाब से थोड़े होता है इसका। हाँ 5, चलिए उसको चर्चा करेंगे। फिर से नव नियुक्ति की चर्चा जो है, न का मतलब नव नियुक्ति 68 में और 69 में, ये जो है शपथ है। जैसे कि वहां भी हमने
कसम वर्ड यूज किया था, यहां भी हमने क डाला है ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो, ठीक है ना। क रहेगा वहां कसम समझ लेना, वो था शपथ की चर्चा की गई है। उस रानी का आनक सिंपल है, इसको जो है आप लोग एक अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये तो सिंपल है, इसमें तो कहीं याद करने की कोई झंझट ही नहीं है, बहुत इजीली जो है आप याद कर सकते हैं, ठीक है। उस रानी कानक इन आर्टिकल 63 to 69 हो गया ये फॉर्मूला ओवर। अब मैं आपको बता रहा था गवर्नर के बारे में, ठीक है। तो गवर्नर यानी राज्यपाल के बारे में सिंपल है, गपा निकायोसक आ गया आठवीं कैवे, ठीक है। गपा निकायोसक आठवीं कैवे याद कर लेना है। और गवर्नर की चर्चा 153 से स्टार्ट करना, ठीक है। 153 से लेकर उनका जो है 164 तक पहुंचना है, क्लियर है। ग का मतलब होता है गवर्नर, जैसे प्रे का मतलब प्रेसिडेंट था, उसी तरह पा का मतलब राष्ट्रपति की तरह, उनके सब। नी का मतलब नियुक्ति राष्ट्रपति की तरह, जैसे गपा निकायोसक यहाँ है वहां प्रेपा नित का था। कार्यकाल की चर्चा उसमें दिया है, योग्यताएं क्या होगी, शर्तें क्या होगी, और ओथ की चर्चा फिर से हम कसम। तो गपा निकायोसक में जो है आर्टिकल जब जाएंगे तो आपको केवल क्या याद रखना है, स्टार्टिंग 153 और ये याद रखना, आर्टिकल अपने आप बढ़ते चला जाएगा। आर्टिकल में कहीं कोई ब्रेक नहीं है, कंटिन्यूटी में है ब्रेक पूरा का पूरा आर्टिकल, ठीक है। तो योग्यता, शर्तें, ओथ और आपात स्थिति में उनको जो दिया गया है, आप जानते हैं इमरजेंसी कंडीशंस में जो पावर्स है, और क्षमादान इनको भी वहां भी 6 था, यहां भी विस्तार कार्यपालिका शक्ति में जब उनके पावर्स एक्सटेंशन का बात होता है तो इस आर्टिकल 162 के तहत करेंगे, और कैबिनेट का जो है पावर्स वगैरह जो है उसके बारे में 163 में, और वेतन की चर्चा जो है वो 164 में किया गया है। तो गपा निकायोसक आठवीं कैवे, गपा निकायोसक आठवीं कैवे, ठीक है, हो गया याद। गपा निकायोसक आठवीं कैवे, ओह 2 बार कर दिया है, एक तो कहीं ना कहीं गायब कर दिया इसने। उस रानी कानक, प्रेपा नित का, स्पर्थ हनिपदे, ओके। यहां से स्टार्ट किया था 1 2 3 4 5, यस 5 मैंने बनाया था। उसके अलावा अगर आप लोगों को कुछ और बनाना होगा तो उसके हिसाब से आप लोग आर्टिकल के हिसाब से कर लीजिएगा। और ये आपको कुछ 5 मैंने बताए थे जहां से क्वेश्चंस आने की संभावना है। वैसे ही आप लोग, ये केवल पॉलिटी में नहीं है, हर सब्जेक्ट में जहां पे आपको सीरियल वाइज याद करना हो, कुछ फॉर्मूला जो है हम लोगों को याद करना चाहिए, ठीक है ना। अगर आगे आने वाले समय में आप देखेंगे महमूद गजनी का जो क्रम है, मोहम्मद गोरी का जो क्रम है, वो बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से हम लोगों ने बनाया था, ठीक है ना। ज्योग्राफी में भी बहुत सारी जगहों पे हम लोगों ने सिंपल फार्मूला बनाए गए होंगे या बताए गए होंगे। फार्मूला ऑलवेज जो है बुक्स में उन्हीं पे लिखना चाहिए। ये फार्मूला आप लोगों को हमेशा शेयर भी करना चाहिए। जैसे मान लेते हैं कि अमरकंटक से 3 नदियां निकलती है, ठीक है ना, तो आप लोग जो है उसको आराम से याद कर सकते हैं, सोनम कपूर, ठीक है ना। तो सोनम में जो है सो से सोन हो गया, न से नर्मदा, मा से महानदी, सोनम है। उसी तरीके से आपको जो भी याद करना होगा उसमें आप लोगों को ऑलवेज जो है कुछ ना कुछ फार्मूला रखना होगा, कुछ ऐसी दिलचस्प चीजें आपको रखना पड़ेगा। और फार्मूला ऑलवेज अपने तो ट्राई करिए ही, लेकिन ग्रुप में ही बनाएंगे तो इंटरेस्टिंग बनेगा। इंटरेस्टिंग में क्या होता है, कुछ ऐसे वर्ड भी यूज कर सकते हैं जो वर्ड उसमें नहीं भी है, लेकिन उसको बेटर करने के लिए हम लोग उसको करते थे, ठीक है। महमूद गजनी भी बहुत सारा ऐसा है, कुछ इंटरेस्टिंग है जो कई लोग आपस में शेयर भी नहीं कर सकते हैं, ऐसा भी फार्मूला है, ठीक है। तो ये फार्मूला वगैरह आप लोग बनाइएगा, जितना ज्यादा हो सकता है फार्मुलेट करिएगा, आपको उतना ज्यादा याद होगा,
जितना ज्यादा फॉर्मूला यूज करेंगे याद करने का जो प्रॉब्लम है दूर हो जाएगा। तो पॉलिटी का ये पूरा का पूरा सेगमेंट था जिसमें कि आपको हमने बताया, चूंकि बीपीएससी में क्वेश्चन जो है मैक्सिमम 10 आ सकते, 10 ही आएंगे, इसलिए 10 के लिए भी क्या करना है वो आप लोग समझ गए होंगे। मुझे लगता है कि ये 5-6 मैंने चैप्टर जो बताए हैं उसमें से ही आपको मैक्सिमम क्वेश्चन मिल जाएगा और आपको इजीली रहेगा, इजीली आप याद कर पाएंगे। ठीक है। दूसरा है कि ये सब चीजों, इन सब चीजों को अगर आप जान जाते हैं तो दूसरा जो चैप्टर है वो आप इलिमिनेट करते हैं। क्वेश्चन जब हमको बनाना है तो एलिमिनेशन मेथड को अपनाना है। ठीक है। हिंदी में उसको कहते हैं छटनी विधि। छटनी विधि से आपको आंसर को सोल्व करना है, उसमें आप मैक्सिमम सही कर सकते हैं। छटनी विधि से अगर आप करते हैं तो सोल्व कर सकते हैं। दूसरा है कि आपको स्ट्रगल करना है। क्वेश्चन जब आपके सामने आता है तो आंसर निकालने के लिए आपको मेहनत करनी है कि नहीं मुझे आंसर निकालना है, मुझे परफेक्ट करना है, मुझे मैक्सिमम सही करना है। एक संघर्ष की प्रवृत्ति जो है एग्जामिनेशन हॉल में होनी चाहिए। आपको गिव अप, सरेंडर वाली प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। ये भी आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि मैक्सिमम जो कैंडिडेट्स है वो एग्जाम में जाके सरेंडर करते हैं। इसका एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं कि आपके पास नॉलेज कम हो जाए। मुझे याद है मैं जब ग्रेजुएशन में था फर्स्ट ईयर में, तो यूपीएससी का क्वेश्चन जब भी एग्जाम होता था उसके 2 घंटे बाद ही जो सीनियर थे उनसे मांग के हम लोग सोल्व करते थे। तो उसमें अगर हम क्वेश्चन सोल्व करते थे तो भी हमें याद है कि हम लोग एट लीस्ट जो है 50-60% एकदम सही कर देते थे, क्योंकि हाँ टाइम जो है 2 घंटे का 3 घंटा लेते थे, लेकिन इस एटीट्यूड के साथ बैठ के एग्जाम देते थे कि नहीं सब सही करना है, सब सही करना है। ये एटीट्यूड अपने आप में आना चाहिए। जब आपका ये आ जाएगा तब आपका मैक्सिमम सही होगा, आप सही डायरेक्शन में सोल्व कर पाएंगे। होता क्या है कि हमारी व्यवहारिकता ऐसी होती है कि हम थोड़ी लापरवाही, लाइफ में भी लापरवाह है, एग्जामिनेशन हॉल में भी जैसे चल रहा है, वो एकदम अटेंशन होना चाहिए। एग्जामिनेशन हॉल में हमारा जो सिक्स सेंस है ज्यादा काम करता है। हम जो जितना हम जागरूक होते हैं, बाहर जितना होते हैं, एग्जामिनेशन हॉल में ज्यादा हम लोग अलर्ट होकर, अलर्ट मोड में हम लोग काम करते हैं, माइंड ज्यादा काम करता है। बट ये नहीं हो कि आपकी आदत हो जाए कि क्वेश्चन देखते ही हाथ पांव फूलने लगे, कंफ्यूज हो जाए, फ्रीज हो जाए आपका माइंड जो है, तो वो सब प्रॉब्लम है। इसको सोल्व करने के लिए अभी से आपको एग्जामिनेशन माहौल बना के और टेस्ट देना चाहिए। ठीक है। टेस्ट का आयोजन हम लोग करवाएंगे, उसमें आप लोग टेस्ट दीजिएगा। टेस्ट जो है निश्चित रूप से दीजिएगा, उससे आपका आईक्यू लेवल तो ठीक होगा ही, एक्यूरेसी आपका मेंटेन होगा कि कितनी एक्यूरेसी आ रही है, कितना नंबर आ रहा है। और हमेशा एग्जामिनेशन हॉल में, एग्जामिनेशन के पहले हम आपको बताएंगे कैसे आपको एग्जामिनेशन हॉल में जाना है, लेकिन अभी जो पढ़ना है वो तरीके जो मैं आपको बता रहा हूं उसके हिसाब से आप पढ़ाई शुरू कर दीजिए। और जितनी ज्यादा से ज्यादा पढ़ेंगे, रिवीजन जितना ज्यादा करेंगे उतना आपका कंफ्यूजन जो है दूर होता जाएगा। जितना रिवीजन करेंगे उतना ज्यादा आपके एक्यूरेसी जो है बढ़ती जाएगी। उसके हिसाब से आप लोग प्रॉपर तैयारी करिए। ठीक है। अभी जो है एक पोर्शन आप लोगों को बिहार का, समग्र बिहार का ज्योग्राफी बताया गया। उससे ज्यादा आप लोगों को किताब से भी पढ़ना है। वीडियो से बहुत कवर नहीं हो सकता 1-1.5 घंटा में, लेकिन उसमें मटेरियल बहुत है जिसको कि अभी ही रिवीजन करना है, अभी ही बात करने नहीं है, अभी समझ लेना है। फिर आपको जो है हिस्ट्री पढ़ा दिया जाएगा तो हिस्ट्री का उसी समय कर लेना है, क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री ही है बिहार का। अगर देखेंगे हिस्ट्री तो एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न सब कुछ है, लेकिन एंशिएंट हिस्ट्री मैक्सिमम है। तो जो अगर एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ लिया बिहार का हिस्ट्री हो गया। ठीक है। तो उसके हिसाब से आप लोगों को अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखना है। पॉजिटिव मूड और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आप लोगों को तैयारी करनी। कभी भी गिव अप नहीं होना चाहिए, कभी भी नहीं सोचना है कि हमें जो तैयारी कमजोर है ये है। पॉजिटिव डायरेक्शन से ही आपका 5 से 7 क्वेश्चन पॉजिटिव बनेगा। अच्छा, बहुत सारे कमेंट्स, बहुत सारे जो है वो मैसेजेज आ रहे हैं, उसमें ये हो रहा है कि 10-10 क्वेश्चन लोग गलत कर दे रहे हैं, इजी क्वेश्चन गलत कर रहे हैं। क्यों हो रहा है? कि जल्दी जल्दी में हो रहा है, या तो जल्दी जल्दी में हो रहा है, या हम कुछ हमारे पास जानकारियां जो है, नॉलेज जो है ज्यादा हो गया। इतना इजी क्वेश्चन कैसे पूछेगा? इसका मतलब ये आंसर तो होगा ही नहीं, कुछ और ही होगा। ठीक है। इतना कैसे सिंपल पूछ देगा? इसके चक्कर में 5 क्वेश्चन लोग और गलत कर लेते हैं। यानी बुद्धिमान ज्यादा होने से भी क्वेश्चन गलत होता है और लापरवाही से भी क्वेश्चन गलत है। जहां 10 क्वेश्चन गलत हो गया इजी, मतलब आप आउट है, बाहर है। 5 क्वेश्चन गलत हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये ह्यूमन एरर है, क्योंकि हम जो नजर से पढ़ते हैं और माइंड से जो सोच के जाते हैं वही जाकर वहां मैच कर जाता है। होता कुछ है, सोचते कुछ है।